हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा डीसी मशीन के पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ा और वो किस किस मटेरियल से बने होते हैं हमने डिटेल्स में जाना। ठीक है। और आज उसी क्रम में तीसरा लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग हमारी एक क्लोज्ड सर्किट वाइंडिंग होती है। कैसी वाइंडिंग होती है? क्लोज्ड सर्किट वाइंडिंग होती है, यानी कि इसके स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड आपस में क्या रहते हैं, लास्ट में शॉर्ट रहते हैं, इसलिए क्लोज सर्किट वाइंडिंग हम इसको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कैसी वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग? क्लोज्ड सर्किट वाइंडिंग होती है। ठीक है। अब जो है आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है कैसे बनती है, आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे किस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को बनाने में किस प्रकार से आर्मेचर वाइंडिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। आपको आर्मेचर वाइंडिंग्स बनाना आना चाहिए। ठीक है। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर कोर के स्लॉट्स में प्लेस की जाती है। आर्मेचर कोर में मैंने आपको बताया था वहां पर क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, और उन स्लॉट्स में आर्मेचर कंडक्टर को प्लेस किया जाता है इस तरह से। ठीक है। उन्हीं स्लॉट्स में क्या किया जाता है, आर्मेचर कंडक्टर को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, उनको कनेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या बनाई जाती है, हमारी आर्मेचर वाइंडिंग बनाई जाती है। ठीक है। अब आर्मेचर वाइंडिंग में किस प्रकार से आर्मेचर वाइंडिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं हम आज देखते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होती है आर्मेचर स्लॉट्स। आर्मेचर कोर में जो स्लॉट्स आते हैं, पहले आपको क्या करना है, स्लॉट्स बनाने। तो मैं पहले यहाँ पर जो है आर्मेचर वाइंडिंग आपको बना के पहले से भी रख सकता था और आसानी से आपको समझा भी सकता था, लेकिन नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि आपको आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर की कॉइल्स के कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे सीखने के लिए। तो ठीक है, तो देखते जाइए किस प्रकार से हम जो है आर्मेचर वाइंडिंग को बनाते हैं। ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मशीन की अगर मैं बात करता हूँ तो डीसी मशीन में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक होती है आपकी लैप वाइंडिंग, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी वेव वाइंडिंग। ठीक है। एक लैप वाइंडिंग होती है और एक क्या होती है, वेव वाइंडिंग होती है। सबसे पहले हम वाइंडिंग को समझने से पहले कॉइल को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉइल को कनेक्ट करके क्या बनती है, हमारी वाइंडिंग बनती है। तो जो एक सिंगल कॉइल होती है, जैसे मैं यहाँ पर एक कॉइल ले लेता हूँ, कॉइल को बनाने के लिए, एक कॉइल बनाने के लिए कम से कम, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, दो कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। एक सिंगल टर्न कॉइल जो है, कम से कम उसमें दो कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और दो कंडक्टरों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है। ये बन गई हमारी एक सिंगल टर्न कॉइल। ये एक ही टर्न है ना इसमें, यहाँ से गया और यहाँ पर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, ये फिनिश हो गया। इस तरह से स्टार्ट, इस तरह से क्या हो गया, फिनिश। और इन कंडक्टरों को जोड़ने वाले कनेक्शन को बोलते हैं एंड कनेक्शन। क्या बोलते हैं इनको? एंड कनेक्शन। वाइंडिंग को पढ़ने से पहले हम जो है कॉइल्स के बारे में जानेंगे, किस प्रकार की कॉइल्स होती है। तो ये यहाँ पर जो मैंने बनाई है, ये कैसी कॉइल है, ये है आपकी सिंगल टर्न कॉइल। कैसी कॉइल है? सिंगल टर्न कॉइल। और आपको ध्यान रखना है, एक सिंगल टर्न कॉइल बनती है, कोई भी कॉइल एक सिंगल कॉइल बनती है दो कंडक्टर से। ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल टर्न कॉइल मैंने बनाई है। इसी प्रकार से दूसरे टाइप्स की जो कॉइल होती है वो होती है आपकी मल्टी टर्न कॉइल। तो मल्टी टर्न कॉइल कैसे बनाते हैं? उसके लिए आपको पहले सिंगल टर्न कॉइल बनानी है। सिंगल टर्न कॉइल से, जैसे ये सिंगल टर्न कॉइल आपकी यहाँ पे क्या होती है, ये हो गया। ठीक है। तो इसके सेकंड हाफ, ये फर्स्ट कॉइल साइड है, ये इस कॉइल की ये फर्स्ट कॉइल साइड है, ये सेकंड कॉइल साइड है। तो इस सेकंड हाफ से जो है, इसके सेकंड हाफ से दूसरी कॉइल का टर्न स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, ये दूसरी कॉइल का टर्न स्टार्ट हो गया यूं। अब तीसरी कॉइल का टर्न भी यहां से स्टार्ट हो जाएगा यूं, यूं, और ये हो गया। ठीक है। ऐसे ये, तो देखो यहां पर दो तीन टर्न मैंने बना दिए हैं, ये स्टार्टिंग एंड ये फिनिशिंग। ये हो गया आपका मल्टी टर्न कॉइल। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी टर्न कॉइल। यहाँ पे आपके बहुत सारे टर्न दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मल्टी टर्न कॉइल। मतलब एक से ज्यादा जिसमें टर्न हो जाएंगे वो मल्टी टर्न कॉइल हो जाएगा। ऐसे में एक मल्टी टर्न कॉइल यहाँ पर है और एक मल्टी टर्न कॉइल अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ कुछ इस तरह से, ये ये फर्स्ट कॉइल का लास्ट पार्ट यहाँ पर और सेकंड कॉइल का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से।
ऐसे ही ये इस तरह से। ये अब दो मल्टी टर्न कॉइल को मैंने आपस में जोड़ दिया, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम, जब हम बहुत सारी कॉइल्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं आपस में, तो ये बन जाता है हमारा वाइंडिंग। क्या बन जाता है? वाइंडिंग। ये चीज़ आपको कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कॉपी में वैसे वैसे बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सिंगल टर्न कॉइल कैसे बनती है, मल्टी टर्न कॉइल कैसे बनती है, वाइंडिंग को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप आसानी से लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है, सबसे पहले हम समझते हैं कॉइल के बारे में। कॉइल बनती है टू कंडक्टर से, ठीक है। और बहुत सारे कॉइल्स को इस प्रकार से, कॉइल्स कितने प्रकार की होती है? सिंगल टर्न कॉइल और मल्टी टर्न कॉइल, दो प्रकार की कॉइल होती है। और मल्टी टर्न कॉइल्स को अगर हम इस तरह से कनेक्ट करें तो ये पूरा अरेंजमेंट आपको वाइंडिंग कहलाता है। तो क्या बोलते हैं? वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं लैप वाइंडिंग को। सबसे पहले हम डीसी मशीन में हम दो प्रकार की वाइंडिंग पढ़ते हैं, एक होती है हमारी लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। अब लैप वाइंडिंग को बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा है, वाइंडिंग को बनाने के लिए कंडक्टर्स की जरूरत होती है, ठीक। और कंडक्टर्स कहाँ रखे होते हैं? कंडक्टर्स रखे होते हैं स्लॉट्स में। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? स्लॉट्स बनाएंगे। ये हो गया एक स्लॉट, ये दूसरा स्लॉट बन गया, ये तीसरा स्लॉट बन गया, ठीक है। ठीक, ये चौथा स्लॉट बन गया, ये पांचवा स्लॉट बन गया, ये छठा स्लॉट, ये सातवां स्लॉट, ये आठवां स्लॉट, नौ स्लॉट। इस प्रकार से बहुत सारे क्या होते हैं उसमें स्लॉट्स बने होते हैं, ठीक है। ये स्लॉट्स बने होते हैं, ये आर्मेचर के स्लॉट्स हैं। और इन स्लॉट्स में क्या रखे होते हैं? बीच में कंडक्टर्स रखे होते हैं। और वो कंडक्टर्स क्या बनाते हैं? कॉइल बनाते हैं। और वो कॉइल के कनेक्शन कहाँ कनेक्ट, वो कॉइल कहाँ कनेक्ट होती है? किसी भी दो कॉइल के जो, जहाँ पर दो दो कॉइलें आपस में जुड़ी होती हैं, और उनके कनेक्शन कहाँ दिए जाते हैं? बताया था आपको कहाँ दिए जाते हैं? कम्यूटेटर पे दिए जाते हैं। तो ये कम्यूटेटर है। तो जैसे जैसे स्लॉट्स होते हैं वैसे ही आपके कम्यूटेटर भी होते हैं। ये कम्यूटेटर के सेगमेंट है। ये जो मैंने ड्रॉ किए हैं ये हमारे कम्यूटेटर के सेगमेंट हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आके निकलती है, जो कम्यूटेटर के सेगमेंट होते हैं, कम्यूटेटर के सेगमेंट्स की जो संख्या होती है कितनी होती है? जितनी आपकी इस आर्मेचर में, कि जितनी आपकी इस वाइंडिंग में, जितनी आपकी इस आर्मेचर में कॉइल्स होती हैं। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन आता है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइल्स। मतलब जो ही मैंने सेगमेंट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, 1 2 3, ये सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? जितनी हमारी कॉइल्स होती है, ठीक है। इतनी ही इनकी संख्या होती है, ठीक। अब इनमें जो है, इन स्लॉट्स में कंडक्टर इस प्रकार से रखे रहते हैं, जैसे एक कंडक्टर आपका ये है, एक आपका ये है। ये क्या है? इन स्लॉट्स में क्या रखे हुए हैं? कंडक्टर्स रखे हुए हैं। और इन्हीं कंडक्टर से, जैसे मैंने आपको बताया है, क्या बनती है? कॉइल बनती है। ये हमारे कंडक्टर है, ठीक है। सो किस तरीके से हम आर्मेचर कंडक्टर्स, अब हमारे यहाँ पे मैंने क्या कर दिए, आर्मेचर कंडक्टर को प्लेस कर दिए। अब कैसे हम जो है लैप वाइंडिंग का निर्माण करते हैं, देखिए किस प्रकार से करते हैं। लैप वाइंडिंग में कॉइल्स के जो एंड कनेक्शन होंगे वो आपको ध्यान रखना है। एंड कनेक्शन जो फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल, जहाँ पर भी कॉइल कनेक्टेड हो रहे होंगे, उसके स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड वो कम्यूटेटर के एडजेसेंट सेगमेंट पे कनेक्टेड होंगे। एडजेसेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल का फिनिशिंग एंड यहाँ पर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉइल का फिनिशिंग एंड क्या होगा आपका? कहाँ पर आएगा? नेक्स्ट सेगमेंट पे आएगा। ये नेक्स्ट सेगमेंट पे आते रहेंगे, इस तरह से आते रहेंगे। तो इस प्रकार से बनती है लैप वाइंडिंग। तो कैसे बनाएंगे हम लैप वाइंडिंग को? हमारा ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, ये इसका स्टार्टिंग एंड है। इस प्रकार से ले लेता हूँ मैं। ये मैंने जो है कुछ इस प्रकार से दो कंडक्टर को मिला दिया इस तरीके से। अब इस कॉइल का फिनिशिंग एंड आ जाएगा यहाँ पर। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, ये इस तरीके से।
और सेकंड कॉइल का स्टार्टिंग एंड ये देखो, ये सेकंड कंडक्टर यहाँ ऐसे कनेक्ट होगा इस तरीके से, फिर ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर आएगा यूं, ठीक है। अब ये जो है ये वाला जो कनेक्ट होगा आपका वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इस सेकंड कंडक्टर का स्टार्टिंग एंड यहाँ कनेक्ट हो, तो देखो कॉइल का स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड देख रहे हो आप कहाँ पर आ रहा है, नेक्स्ट एडजेसेंट सेगमेंट पे कनेक्ट हो रहा है। यही होता है इसमें, वेव वाइंडिंग में ऐसा नहीं होता है। जो फिनिशिंग किसी भी एक कॉइल का अगर स्टार्टिंग और फिनिशिंग एंड अगर वेव वाइंडिंग की मैं बात करूं, अगर यहाँ पर है तो नेक्स्ट कॉइल का स्टार्टिंग और फिनिशिंग एंड यहाँ पर नहीं आएगा, बहुत थोड़ा बहुत कंप्यूटर सेगमेंट्स बीच में छूट जाता है फिर कनेक्ट रहता है। तो दोनों में यही अंतर है कि जो उनके फिनिशिंग पॉइंट, जो उनके एंड कनेक्शंस होते हैं वेव वाइंडिंग में काफ़ी गैप होता है दो एंड कनेक्शन के बीच, और लैप वाइंडिंग में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स में लगातार जुड़े होते हैं। इसीलिए लैप वाइंडिंग में जितने कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं उतने ही स्लॉट्स होते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कार्बन ब्रशेस की, ठीक है, तो लैप वाइंडिंग में कार्बन ब्रशेस की संख्या कितनी होती है, जितनी इसमें जितने क्या होगी, जितने उसमें उस मशीन में पोल्स होते हैं तो उतने ही उसमें कार्बन ब्रश भी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वाइंडिंग बनती है। अब जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, बहुत ही आसान है, फिर ये आपको लेना है इस तरीके से, ये आपको लेनी है ये वाली वाइंडिंग, है ना, इस तरीके से। अब इसका फिनिशिंग एंड है ये है तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट कॉइल का स्टार्टिंग एंड यहाँ कनेक्ट होगा, ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्या बनती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रत्येक वाइंडिंग क्या हो रही है, एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है प्रत्येक वाइंडिंग। आप देखिए, मान लीजिए ये देखो, जैसे ये है, ये फर्स्ट वाइंडिंग है ये वाली, इस वाइंडिंग के ऊपर सेकंड वाइंडिंग भी आ रही है, थर्ड भी आ रही है, फोर्थ भी आ रही है, तो ये ओवरलैप हो रही है, आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रखी है। इसीलिए इस वाइंडिंग को नाम दिया गया है लैप वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को नाम दिया गया है लैप वाइंडिंग, ठीक है। और लैप वाइंडिंग में जो समांतर पाथ बनते हैं, देखो ये समांतर पाथ बन रहे हैं। कितने समांतर पाथ बनते हैं, समांतर पाथ्स को दिखाते हैं हम ए से। जितने इसमें पोल्स होंगे उतने ही क्या होते हैं, समांतर पाथ भी होते हैं, उतने ही पैरेलल पाथ भी होते हैं। अब बहुत सारे पैरेलल पाथ बनने की वजह से इस वाइंडिंग को यूज़ किया जाता है हाई करंट और लो वोल्टेज पे। हाई करंट, लो वोल्टेज, जहाँ पर हाई करंट की रिक्वायरमेंट होगी, लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पर हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी होगी, लैप वाइंडिंग होगी। और ये होती है लार्ज डीसी मशीन, जो बड़ी मशीन होती हैं उसमें हमेशा लैप वाइंडिंग यूज़ की रहती है, ठीक है। तो उसमें हमेशा लैप वाइंडिंग यूज़ की रहती है। और इम्पॉर्टेंट बात, जो इसमें कार्बन ब्रश होंगे, कार्बन ब्रश भी उतना ही लगेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रत्येक एडजेसेंट सेगमेंट पे क्या लग रहे हैं, हमारे एंड कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, है ना, प्रत्येक उसमें लगे हुए हैं। तो जितने इसमें पोल्स होंगे, मतलब कहने का मतलब जितने इस मशीन में पोल्स होंगे उतने ही आपके ब्रशेस भी आपको लगाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ पोल्स जितने होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, ब्रश भी होंगे। ये भी आपको याद रखना है, कार्बन ब्रशेस होंगे आपके इतने में। लैप वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, ठीक है। कितने टाइप्स की लैप वाइंडिंग होती है, दो प्रकार की लैप वाइंडिंग होती है। एक होती है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, एक होती है आपकी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, और एक ट्रिप्लेक्स भी होती है। सिंप्लेक्स जो मैंने आपको बताया, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स में डिफरेंस बता देता हूँ। डुप्लेक्स, अगर डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी तो जैसे मैंने सिंप्लेक्स में बताया, सिंप्लेक्स में पैरेलल पाथ कितने होते हैं, सिंप्लेक्स में पैरेलल पाथ कितने होंगे, जितने उसमें क्या होंगे, मशीन में पोल्स होंगे, ठीक है। और डुप्लेक्स में पैरेलल पाथ ए कितने हो जाएंगे, डुप्लेक्स का मतलब 2 टाइम्स ऑफ पोल्स। डुप्लेक्स में कितने होंगे, जस्ट पोल के डबल पैरेलल पाथ होंगे। अगर वो 2 पोल की मशीन है, मान लीजिए एक मशीन आपकी 2 पोल की है, अगर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी, मतलब सिंपल वाली लैप वाइंडिंग होगी, जैसे मैंने इससे पहले बताया आपको, तो वहाँ पर पैरेलल पाथ तो 2 ही बनेंगे। अगर डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं तो पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4 हो जाएंगे। अगर 4 पोल की है तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। ऐसे कार्बन ब्रश भी कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है। 2p कार्बन ब्रश भी कितने हो जाएंगे,
जब पाथ बढ़ गए तो वो भी बढ़ जाएंगे 2p। ट्रिप्लेक्स होगी तो ये क्या कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो आपको नॉर्मल लैप वाइंडिंग से सिंप्लेक्स बोलते हैं। डुप्लेक्स में आपके पैरेलल पाथ डबल हो जाते हैं। ट्रिप्लेक्स में आपके पैरेलल पाथ कितना हो जाता है, डबल का मतलब जितने पोल्स होते हैं उससे 2 गुना हो जाते हैं डुप्लेक्स में। ठीक है, और ट्रिप्लेक्स में कितने हो जाएंगे पैरेलल पाथ, जितने पोल्स होते हैं उसके 3 गुने हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका लैप वाइंडिंग। इस तरह से बनाई जाती है। सिंपल है बनाना, बिल्कुल आसान। वीडियो को पॉज करके आप देखिए मैं किस प्रकार से मैंने जो है ये वाइंडिंग जो है बनाई है, आसानी से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा लैप वाइंडिंग। अब हम बात करते हैं वेव वाइंडिंग की। वेव बाइंडिंग में भी सिंपल ऐसा ही होता है। आपको पहले स्लॉट्स बनाने हैं, क्योंकि आर्मेचर स्लॉट्स में ही आपके कंडक्टर प्लेस होंगे, है ना, इस तरीके से यूं। वेव बाइंडिंग को कंस्ट्रक्शन करना लैप बाइंडिंग के कंपैरिजन में और इजी है। ठीक है, बस इसमें सीरीज में जोड़ देते हैं हम। ठीक है, नीचे यहाँ पर आपका आ जाएगा कम्यूटेटर सेगमेंट। क्या जाएगा, कम्यूटेटर सेगमेंट। और डीसी मशीन में स्लॉट्स के हिसाब से ही सेगमेंट भी होते हैं। ठीक है, और कम्यूटेटर सेगमेंट्स किसके बराबर होते हैं, जितने मशीन में क्या होती हैं, कॉइल्स होती हैं, उतने ही आपके कम्यूटेटर के सेगमेंट भी होते हैं। ठीक है, किसका बना होता है कम्यूटेटर, कॉपर का बना होता है, बताया था, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। और इसमें जो है आपके बीच में क्या होता है, माइका का इंसुलेशन भी दिया जाता है। ठीक है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट है। अब सेम वैसे ही करना है आपको। स्लॉट्स में क्या आता है, कंडक्टर्स आते हैं, तो आपको कंडक्टर प्लेस करना है। देखिए आर्मेचर वाइंडिंग को ड्रॉ करना सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रटने से काम नहीं चलेगा आपका। इस प्रकार से ये हमारे जो है कंडक्टर्स हमने यहाँ पर क्या कर दिए, प्लेस कर दिए। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, आप सबको पता है। ठीक है, अब हमारा काम है कनेक्शन करना। ठीक, तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी किसी भी कितने भी कंडक्टर्स को कहीं भी किसी अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने ये फर्स्ट कंडक्टर ले लिया यूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और मैंने फिफ्थ ले लिया, अपने हिसाब से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये इसका कनेक्शन ऐसा है। अब यहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पर आपने देखा कि नीचे की तरफ क्या होता है, बेंट होती है कॉइल्स। यहाँ पर ऊपर की तरफ बेंट्स होती है, मतलब इस तरह से बेंट होती हैं। ये यहाँ पर सपोज ये है, ये देखो, वहाँ पर आपने देखा कॉइल्स की जो एंडिंग पॉइंट है ना, वो एडजेसेंट सेगमेंट में। लैप वाइंडिंग में क्या हो रहा था, जैसे एक कॉइल है तो नेक्स्ट वाले सेगमेंट में दूसरी कॉइल के दो एंड पॉइंट दूसरे सेगमेंट में थे, फिर तीसरी कॉइल के एंड पॉइंट तीसरे सेगमेंट में था। इस प्रकार से थे ना। यहाँ पर एंड पॉइंट जैसे एक सेगमेंट, जैसे यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मतलब ये यहाँ पर कम्यूटेटर के सेगमेंट में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इस कॉइल का जो लास्ट एंडिंग पॉइंट और दूसरी कॉइल का जो स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट होगा। ठीक है, ये मतलब ये यहाँ पर आएगा ना, 3 छोड़ के बना रहा हूँ, ये इसका एंड पॉइंट। और अब आप देख सकते हो कहाँ आ गया इसका एंड पॉइंट, यहाँ पर नहीं आएगा, ये इस पे आएगा। ठीक है, अब इसका एंड पॉइंट और इस वाली कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट है। कनेक्शन तो उसमें भी ऐसा ही था, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ही कनेक्ट होता है कॉइल्स में। बट आप देखिए उनके जो एंड कनेक्शन हैं वहाँ पर क्या हो रहा था, कंटिन्यूस, मतलब जैसे यहाँ पर एंड कनेक्शन जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर होता, इस वाले सेगमेंट होता, एडजेसेंट सेगमेंट पे कनेक्टेड थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो है 2 सेगमेंट्स में यहाँ पर जो है एंड कनेक्शन के बीच जो है काफ़ी गैप होता है। ये तो यही डिफरेंस है दोनों क्या बोलते हैं, दोनों वाइंडिंग्स में, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में। ठीक है, वहाँ पर ओवरलैपिंग है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, ये इस प्रकार से कनेक्ट रहता है। ये बन जाता है आपका बीच में नॉर्थ पोल, क्योंकि यहाँ से क्या हो रही है, वाइंडिंग इस तरह से जा रही है।
ये आपसे वाइंडिंग वापस आ रही है तो ये साउथ पोल, फिर ये नॉर्थ पोल, ठीक है ना, क्योंकि करंट जब ऐसे जाएगी तो करंट एंड इन होगी तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साउथ पोल। ऐसे करंट जब नीचे आएगी फिर ये ऊपर जाएगा तो ये आपका नॉर्थ पोल, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, वाइंडिंग्स बैक टू बैक सीरीज में कनेक्शन है, कोई भी इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, और जो आपके एंड कनेक्शन के बीच की डिस्टेंस है वो बीच में काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स छूटे हुए, तो वहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे दूर दूर है। अब यहाँ से इस प्रकार से आपको एक वेव टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये देखो इस प्रकार से वेव बन रही है, तो इस वाइंडिंग को हम कहते हैं वेव वाइंडिंग। क्या कहते हैं, वेव वाइंडिंग। और इसमें देख रहे होंगे आप वहाँ पर, इसमें जो पैरेलल पाथ बनते हैं ए, इसमें जो समांतर पाथ बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2। और कार्बन ब्रश भी इसमें कितने यूज होते हैं, 2 ही आपके कार्बन ब्रश भी इसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो वेव वाइंडिंग कहाँ पर यूज़ की जाती है, वेव वाइंडिंग उन डीसी मशीन्स में यूज़ की जाती है जहाँ पर आपको हायर वोल्टेज की ज़रूरत होती है। बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉइल्स के कनेक्शन सीरीज में जुड़े हुए, कॉइल्स के कनेक्शन कैसे हैं, यहाँ पे सीरीज में है। वहाँ पर लैप वाइंडिंग में कॉइल के कनेक्शन आपको कैसे थे, पैरेलल में थे, समांतर में थे, तो इसलिए वहाँ पर हाई करंट की जरूरत थी। अब यहाँ पर सीरीज में है, तो जब सीरीज में जब कोई चीज़ जुड़ती है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की जो ये वेव वाइंडिंग है ये यूज़ की जाती है हाई वोल्टेज और लो करंट, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए क्या होती है, ये यूज़ की जाती है, ठीक है। पैरेलल पाथ कितने बनते हैं, इसमें 2 बनते हैं। तो आर्मेचर करंट जो IA होगी वो भी इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। लैप वाइंडिंग के केस में आर्मेचर करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जितने उसमें पोल्स होंगे, है ना, क्योंकि उसमें पैरेलल पाथ कितने होते हैं, जितने उसमें पोल्स होते हैं। यहाँ पर पैरेलल पाथ में करंट इस प्रकार से बढ़ जाएगी IA/2, ठीक है। और किन मशीन में यूज़ होती है, हाई वोल्टेज, जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज और करंट कम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जनरली स्मॉल मशीन्स में यूज़ होती है आपकी वेव वाइंडिंग, और लार्ज मशीन में यूज़ होती है आपकी लैप वाइंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का क्या बताया मैंने आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया, किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं और क्या क्या चीज़ें इनमें होती हैं। पैरेलल पाथ पूछे जाते हैं, ब्रशेस पूछे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया आपका लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, जो कि हमारे डीसी मशीन्स में क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब एक नया टॉपिक इसमें हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी, और चाहे हम डीसी मशीन में जनरेटर की बात करें चाहे मोटर की बात करें, दोनों में ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है EMF इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। EMF इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन का मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्या होता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेट कराते हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग में एक EMF क्या होता है, जनरेट होता है। उसकी क्या वैल्यू होगी वही हमें डिराइव करनी है, ठीक है। जनरेटेड EMF जो है कहाँ इंड्यूस होता है, आर्मेचर वाइंडिंग्स में होती है, जब आर्मेचर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, रोटेट होती है, ठीक है। तो कितनी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो रही है, उसमें आपके जो है पोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके उसमें, और क्या क्या उसमें, ये सारी चीज़ों को मिला करके हम क्या बनाते हैं कि इक्वेशन बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, EMF इक्वेशन बनाते हैं। तो EMF इक्वेशन को निकालने के लिए सबसे पहले हम उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम उनको लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात आती है पोल्स की, क्योंकि पोल से क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिसमें क्या होता है आपका आर्मेचर क्या होता है, रोटेट होता है। तो सबसे पहले P यहाँ पर दिखाएगा इस इक्वेशन में, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स इन डीसी मशीन 5। क्या बताया था मैंने, क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है ना पोल्स में, और योक में क्या बनता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये है फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच पोल, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच पोल, मतलब प्रत्येक पोल जो है एक 5 फ्लक्स क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है। पोल का काम क्या होता है, वही तो काम होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस करना ही तो होता है। मैग्नेटिक लाइंस को ही फ्लक्स कहते हैं, सब चीज़ बता रखा है। इन चीज़ों को देखने के लिए आप जो है प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा करके प्रीवियस लेक्चर देखें। इससे पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 में सारी चीज़ें मैंने पोल्स, फ्लक्स, जितनी भी चीज़ें इसमें आएंगी सारी की सारी अच्छे तरीके से आपको बताई हुई है, ठीक है।
एन स्पीड ऑफ आर्मेचर, स्पीड ऑफ आर्मेचर मतलब जिस स्पीड से मैं आर्मेचर को घुमा रहा हूँ उसको किससे दिखाएंगे हम, एन से दिखाते हैं। और जो स्पीड ऑफ आर्मेचर होती है इसे ये होती है आरपीएम में। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में कितने चक्कर आपका आर्मेचर काट रहा है, एक मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, दैट इज आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, अगली टर्म जिसमें आती है जेड, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। जेड क्या होता है भाई, आपके टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स बताया है ना। स्लॉट्स में, आर्मेचर स्लॉट्स में क्या रखे होते हैं, आर्मेचर्स के कंडक्टर्स, और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इस मशीन में जितने किससे दिखाते हैं हम, जेड से दिखाते हैं। ठीक है, जेड। फिर इसमें अब मैंने आपको बताया है ए, ये ए क्या होते हैं, आपके पैरेलल पाथ होते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग में पैरेलल पाथ होते हैं ना। अगर बात करता हूँ लैप वाइंडिंग में तो जितने पोल्स होंगे उतने ही पैरेलल पाथ होते हैं। वेव वाइंडिंग में 2 पैरेलल पाथ होते हैं, अभी जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया है। तो ये आपके पैरेलल पाथ होते हैं, जिन पाथ में क्या होते हैं, आर्मेचर कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्रत्येक पाथ में क्या होते हैं, आर्मेचर कंडक्टर क्या होते हैं, बराबर जो है आर्मेचर कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, इसको पूरा लिख देते हैं, पैरेलल पाथ विच आर्मेचर कंडक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ क्या होते हैं आपके आर्मेचर के कंडक्टर्स बटे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, ये चीज़ें हो गई। तो वीडियो पॉज करके आप आसानी से इन चीज़ों को लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है ऐसे क्वेश्चन में, तो आप जो है वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है ई। ठीक है, ई क्या है आपका, यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के दिन पहले दिन बताया था। जब हम कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, जब हम किसी भी कंडक्टर को क्या करते हैं, घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, तो उस कंडक्टर में क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है। और ये नियम किसने दिया था, ये नियम दिया था फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम। ये जो है नियम क्या है, किसका नियम है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में हम यदि किसी चालक पदार्थ को घुमाते हैं तो फ्लक्स कट होता है। ठीक है ना, और फ्लक्स कट होने से क्या होता है, हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो यही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और इस डीसी मशीन में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, तो जो ये ईएमएफ होगा ये किसको दिखाएगा भाई, क्या बताया था, क्या होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, ई इज इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी। ई इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या है, फाई क्या है हमारे यहाँ पे, फ्लक्स है। और डिफ्रेंसिएशन, किसी भी चीज़ का आप डिफ्रेंसिएशन करते हो तो वो क्या दिखाता है, चेंज दिखाता है, मतलब कि फ्लक्स चेंज होगा कहीं पर भी तो उस कंडक्टर में एक वोल्टेज या एक ईएमएफ क्या होगा, जनरेट हो जाता है। ई, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। इसी पे आपकी इक्वेशन भी बनेगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जो 5 फ्लक्स था वो क्या था, एक पोल के द्वारा, जो फाई है हमारा वो एक सिंगल पोल के द्वारा प्रोड्यूस फ्लक्स फाई था। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल फ्लक्स की। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, जब एक पोल के द्वारा 5 फ्लक्स मतलब एक पोल जो है 5 फ्लक्स बना रहा है, और आपके मान लीजिए आपके 4 पोल्स है तो कितना फ्लक्स बताएंगे, 4 5 है ना। बट यहाँ पर मैंने पोल का नंबर लिया है P, तो कितना फ्लक्स हो जाएगा टोटल, P इंटू 5। एक सिंगल पोल जब 5 फ्लक्स जनरेट कर रहा है तो नंबर ऑफ पोल्स अगर P हैं तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, P5। ठीक है, यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा, P इंटू 5 इंटू P5। ठीक है, अब जो है आपको निकालना है, ये तो हो गया 5। अब क्या चाहिए हमें, टाइम। ठीक है, सो अभी बात हो रही है एक कंडक्टर की। ठीक है, टाइम, अब हम निकालेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ कंडक्टर, एक सिंगल चालक के लिए, सिर्फ एक कंडक्टर की बात हो रही है, फॉर ए कंडक्टर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। एक चालक को सिंगल एक, क्योंकि ये डी फाई बाई डी टी जो है ना ये बहुत कम क्वांटिटी है, तो ये कम से कम एक यूनिट क्वांटिटी के लिए दिखा रखा है मैंने। डी फाई एक कंडक्टर के फ्लक्स है, डी टी क्या है, डी टी क्या है, एक कंडक्टर का टाइम है।
वो चक्कर को पूरा करने में टाइम है। तो कितना टाइम लेगा एक चालक एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में? तो टाइम लेगा वो 60/n। अब ये कैसे आया? सिंपल है। n क्या है आपका? n जो चक्कर लगा रहा है एक चालक वो कितने सेकंड में लगा रहा है? 60 सेकंड में। n का मतलब क्या बताया मैंने आपको? रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब हो गया एक मिनट में कितना रिवोल्यूशन लगा रहा है? n। रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब हो गया एक मिनट में n रिवोल्यूशन, यानी कि n रिवोल्यूशन पूरा कर रहा है एक मिनट में बराबर 60 सेकंड में। तो एक रिवोल्यूशन कितने सेकंड में पूरा करेगा भाई? वो एक चक्कर कितने सेकंड में पूरा करेगा? 60/n। यही तो है। कोई कन्फ्यूज़न? कोई भी कन्फ्यूज़न आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। जब n रिवोल्यूशन 60 सेकंड में हो रहे हैं तो एक कितने में हो गया? राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड साइड 60/n। ठीक है, तो ये आपका हो गया 60/n। ठीक है, अब हम यहाँ से आसानी से e में जो है इस इन दोनों को यहाँ प्लेस कर देंगे इस उसमें, तो ये बन जाएगा e इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा p5 डिवाइड बाई dt की जगह पर आ जाएगा 60/n। फर्दर जब ये सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा p5n/60। सिंपल, p5n/60 आ जाएगा। बट ये जो ईएमएफ आया है, अभी बात हो रही है एक कंडक्टर की, सिंपल एक कंडक्टर की बात हो रही है। ईएमएफ आया है सिंपल एक कंडक्टर के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया है यहाँ पर तो बहुत सारे कंडक्टर होते हैं। यहाँ पर कंडक्टरों की संख्या मैंने आपको बताया था Z होता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि ये आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट होता है और आर्मेचर वाइंडिंग में मैंने आपको बताया था लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग यूज़ होती है। अब वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ पर क्या होते हैं, पैरेलल पाथ बनते हैं। ऐसे पैरेलल पाथ रहते हैं यूँ, ये चाहे वो लैप हो, लैप में 2 होंगे, सॉरी लैप में कितने होंगे? जितने पोल्स होंगे, मान लीजिए 4 पोल्स हैं तो ये 4 पैरेलल पाथ होंगे। ठीक है, और जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ जो आपका इक्वल होता है सभी पैरेलल पाथ। अब इस समांतर में क्या होता है? वोल्टेज इक्वल होता है, तो ईएमएफ पर पाथ क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। सभी पाथ में ईएमएफ क्या होगा आपका? इक्वल होगा। तो एक कंडक्टर में ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई? p5n/60। लेकिन आपके पास तो जेड कंडक्टर है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो जेड कंडक्टर भी आपके क्या बटे, वो जेड कंडक्टर्स भी जो है ना वो आपके पैरेलल पाथ में बटे हुए हैं। कुछ कंडक्टर्स इसमें होंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। अब मान लीजिए आपके जो है ए पैरेलल पाथ है। कितने पैरेलल पाथ हैं? ए। ठीक है, तो एक पैरेलल पाथ की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर आ जाएंगे? Z/A आएंगे कि नहीं आएंगे? आपके पास जो हैं जेड कंडक्टर्स हैं, पूरी आर्मेचर वाइंडिंग में जेड कंडक्टर हैं और उस पूरी आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पाथ ए है। तो एक पाथ में कितने कंडक्टर आएंगे आपके? Z/A। और एक कंडक्टर पे कितना वो है, कितना ईएमएफ है? एक कंडक्टर पे ईएमएफ कितना है? ये है ना, एक कंडक्टर पे ईएमएफ इतना है। ठीक है, और एक पाथ में कितने आपके वो आ रहे हैं, कंडक्टर आ रहे हैं? Z/A। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा भाई? टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? सिंपल, टोटल ईएमएफ हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल ईएमएफ जो हमारा अब लास्ट में आएगा, एक सिंगल कंडक्टर ईएमएफ इनटू क्या हो जाएगा भाई? एक कंडक्टर पे ईएमएफ इनटू कंडक्टर पर पैरेलल पाथ। क्या हो जाएगा? कंडक्टर पर पैरेलल पाथ। सिंपल, ये जो हमने निकाला है p5n/60, ये ईएमएफ आया है सिर्फ और सिर्फ एक कंडक्टर के लिए। और मैंने आपको बताया है आर्मेचर वाइंडिंग में बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, जेड कंडक्टर होते हैं, और आर्मेचर वाइंडिंग में पाथ भी कितने होते हैं? समांतर परिपथ ए होते हैं, और ये जेड कंडक्टर इन समांतर पाथ में बराबर रूप से बटे हुए होते हैं। अगर मैं एक सिंगल पाथ की बात करूं तो एक सिंगल पाथ में कितने कंडक्टर आएंगे? जब आपके पास टोटल पाथ ए हैं और जेड कंडक्टर हैं, एक पाथ में कितने होंगे? Z/A। जब एक पाथ में आपके Z/A कंडक्टर्स हैं और एक कंडक्टर पे जो ईएमएफ है वो कितना है? इतना है। तो कंडक्टर पर पैरेलल पाथ कितना है? तो एक सिंपल एक पाथ पे कितना ईएमएफ आ जाएगा?
एक पाथ में ये बहुत सारे कंडक्टर है ना, तो इस पर कितना ईएमएफ आएगा वो आपको यहाँ से मिलेगा। टोटल ईएमएफ पर पैरेलल पाथ, इसको लिखोगे आप। ये टोटल ईएमएफ आया है ना, टोटल ईएमएफ आया है पर पैरेलल पाथ, इसमें भी उतना ही, क्योंकि कंडक्टर्स भी बराबर होंगे ना बटे हुए, तो टोटल ईएमएफ पर पैरेलल पाथ आपका आ जाता है पी, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे P5N अपॉन 60, जो आपका एक सिंगल कंडक्टर पे ईएमएफ आया था ना P5N/60 इंटू कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ। टोटल कंडक्टर्स थे Z, एक पाथ में एक पाथ में कितने को हो जाएंगे भाई, टोटल पैरेलल पाथ A है तो एक पाथ में कितने हो जाएंगे Z/A कंडक्टर्स, सिंपल। तो जो ईएमएफ होता है आपको पता है वोल्टेज समांतर में बराबर होता है, जितना ईएमएफ इस वाले पे आएगा उतना ही इस पे आएगा, उतना ही इस पाथ में आएगा उतना ही इस पाथ में आएगा। तो आपका टोटल ईएमएफ पर पैरेलल पाथ मिल गया है P5N/Z अपॉन 60A। दिस इज द फाइनल ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ आप बोल सकते हैं, या बैक ईएमएफ मोटर की केस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जनरेटेड ईएमएफ इज इक्वल टू P5N/Z अपॉन 60A, जहाँ पर A आपके क्या है, पैरेलल पाथ है, ठीक है। अगर बात होगी लैप वाइंडिंग की तो पैरेलल पाथ हो जाएंगे P, अगर लैप वाइंडिंग है तो जितने पोल्स होते हैं उतने ही पैरेलल पाथ होते हैं। अगर आपके पास वेव वाइंडिंग होंगी तो पैरेलल पाथ हो जाएंगे 2। तो ये है आपका ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के समझ में आ रहा होगा जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई कमी, कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। और जो भी आपके साथ पढ़ने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन, चाहे वो ITI कर रहा है, चाहे वो डिप्लोमा कर रहा है, ठीक है, तो आप उनके साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।